नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत यूक्रेन के वॉर जोन में जारी बेहद विनाशक हमलों की खबरों से करने जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट क्रीमिया ब्रिज पर पिछले 6 घंटों से मिसाइल वर्षा जारी है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से क्रीमिया का कर्च ब्रिज पूरी तरह से धुएं के गुबार से छिपसा गया है। सबसे पहले इस हमले से जुड़े अपडेट आपको मैं दिखाने जा रही हूं। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि 1 घंटे के अंतराल पर 2 बड़े मिसाइल हमले हुए हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर ये कि पहले हमले में ब्रिज पर 2 मिसाइल मारी गई हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है। भारतीय समय के मुताबिक पहला हमला शाम 4 बजे हुआ, जिसकी ब्रेकिंग न्यूज टीवी 9 ने आपको दिखाई। सबसे पहले 56 मिनट बाद फिर कर्च ब्रिज पर मिसाइल अटैक की खबर आई। इसके बाद अगला स्टेट ऑफ माइंड क्या था वहां पर, वो ये कि 1 घंटे में कर्च ब्रिज पर 3 मिसाइल अटैक हुए हैं और रूसी डिफेंस सिस्टम ने तीनों मिसाइल ध्वस्त कर दिया है। और ये बड़ी कामयाबी। अभी और हमले होने का खतरा लगातार बरकरार बना हुआ है। ये भी लगातार जानकारियां टीवी 9 को मिल रही है। देर रात रूस बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है और इस वक्त जो टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, देर रात रूस बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ये लेटेस्ट अपडेट इस वक्त आ रहा है। यूक्रेन के हमलों की रफ्तार बढ़ रही है। अगस्त के महीने में क्रीमिया पर यूक्रेन ने लगातार ड्रोन की बारिश की और 12 अगस्त की दोपहर यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया के सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर एक बार फिर हमला किया। यूक्रेन की सेना ने कर्च ब्रिज पर 2 रॉकेट दागे। कर्च ब्रिज के पास पहुंचते ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल ने दोनों रॉकेट को तबाह कर दिया। धमाके से कर्च ब्रिज और कई मील दूर तक इलाका दहल उठा। ब्रिज के आर्च से धुएं का गुबार उठता नजर आने लगा। कर्च ब्रिज लगातार यूक्रेन के निशाने पर रहा है। क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले पुल पर यूक्रेन ने पहला हमला 8 अक्टूबर 2022 को किया था। इसके बाद 17 जुलाई 2023 को क्रीमिया पुल के एक पिलर पर एक यूएसवी से हमला किया गया। 12 अगस्त को यूक्रेन के कर्च पुल पर हमले की तीसरी कोशिश नाकाम कर दी गई। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर पहला हमला किया तो रोड और रेलवे दोनों को बड़ा नुकसान हुआ था। तब यूक्रेन ने एक ट्रक में विस्फोटक भरे थे और पुल का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था। इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन पर बारूदी वर्षा कर दी थी। 17 जुलाई को कर्च ब्रिज पर जब हमला हुआ तब रोड की एक लेन तबाह हो गई थी, जिसे कुछ ही घंटों में सही कर दिया गया। लेकिन इस हमले के बाद पूर्व से पश्चिम तक पूरा यूक्रेन दहल उठा। 12 अगस्त को हुए हमले के बाद भी ये तय है कि कर्च ब्रिज पर प्रतिशोध बहुत भयंकर होने वाला है। दरअसल क्रीमिया का कर्च ब्रिज पुतिन पावर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पुल पर पुतिन ब्रिगेड का ऐसा पहरा होता है जिसे भेदना असंभव है। और इस ब्रिज की सुरक्षा 1-2 लेयर की नहीं बल्कि पूरे 20 लेयर की होती है। आप एक एनिमेशन के जरिए समझिए कि कर्च ब्रिज की सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह की है। इस पुल की सुरक्षा के लिए आसमान से पहरेदारी एक सैटेलाइट के जरिए होती है। पुल की पहरेदारी में हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। एक डेडिकेटेड रडार स्टेशन जो है वो पुल की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। डेडिकेटेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पुल की सुरक्षा की जाती है और इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्वेलेंस सिस्टम तैनात है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है और ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम भी पुल की सुरक्षा में तैनात रहता है। सुरक्षा के लिए शोल्डर माउंटेड रॉकेट भी तैनात है और इतना ही नहीं, कर्च ब्रिज के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24 घंटे तैनात रहती है। वहीं पुल के करीब हर इलाके में वॉच टावर भी बनाए गए हैं। अब बारी आती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए बाकायदा एक युद्धपोत तैनात है और कर्च ब्रिज के निचले हिस्से में सुनार सिस्टम भी लगे हुए हैं जो समंदर के भीतर पनडुब्बियों की मूवमेंट का पता लगाते हैं। सुरक्षा के लिए 24/7 पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। सिर्फ यही नहीं, पुल के आसपास ट्रेन्ड डॉल्फिन्स तैनात की गई हैं और इन सब के अलावा कोस्टल मिसाइलों को भी तैनात किया गया है।
और इस सिक्योरिटी सिस्टम से ही आप ये समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए इस पुल की क्या अहमियत थी। और ऐसे में अगर यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन रूस की तमाम सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदकर कर्च ब्रिज पर अटैक करते हैं, उसे तबाह करते हैं, तो ये क्रीमिया ही नहीं बल्कि क्रेमलिन के लिए भी खतरे का संकेत है। क्रीमिया ब्रिज पर हमले की आशंका कई दिनों से थी। बीते 24 घंटे से यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है। क्रीमिया में तैनात रूस के एयर डिफेंस सिस्टम कई दिन से शांत नहीं हुए हैं। बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया पर 20 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेन के 14 ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम से ध्वस्त कर दिए। 6 ड्रोन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों से गिरा दिया। यूक्रेन ने इसके अलावा 20 से ज्यादा रॉकेट भी दागे। रूस ने यूक्रेन के सभी रॉकेट हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में यूएसवी यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल पर भी हमले की कोशिश की। यूक्रेन का टारगेट कर्च ब्रिज है। इसके साथ ही खेरसोन को क्रीमिया से जोड़ने वाला चोनहार पुल भी उसके निशाने पर है। दरअसल यूक्रेन पर काउंटर ऑफेंसिव फेल होने के बाद बड़ा दबाव है। यूक्रेन पूरी ताकत लगाकर भी रूस के कब्जे वाले क्षेत्र आजाद नहीं करा पाया है। अब नेटो ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सर्दियों से पहले काउंटर ऑफेंसिव के सकारात्मक नतीजे नहीं आए तो हथियारों की सप्लाई घटा दी जाएगी। नाटो संगठन के कई देशों को यूक्रेन के हथियार सप्लाई का विरोध हो रहा है। कई देशों का हथियार भंडार इतना घट चुका है कि उसको पूरा करने में 10 साल लग सकते हैं। नेटो के बढ़ते दबाव की वजह से यूक्रेन ने क्रीमिया को सबसे बड़ा मोर्चा बना लिया है। अगर क्रीमिया में बड़े हमले में वो कामयाब रहा तो रूस पर मानसिक दबाव बनाने में कामयाब होगा। नेटो ने यह भी साफ कर दिया है कि मॉस्को या रूस की धरती पर उसके हथियारों से हमले नहीं किए जाएं। जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने पर विचार हो रहा है। अगर टॉरस मिसाइल दी गई तो शर्तों के साथ दी जाएगी। शर्त है कि यूक्रेन रूस की धरती पर टॉरस मिसाइल से हमले नहीं करेगा। यूक्रेन ने इसीलिए पूरा बारूद क्रीमिया पर झोंक दिया है ताकि उसे मिसाइलों की नई खेप मिले। ये बारूदी बारिश क्रीमिया पर हमले का आखिरी दांव है। ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर हमले की बड़ी तैयारी की है। ब्रिटेन में यूक्रेन के 1000 कमांडोज की मरीन ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इनको समंदर में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। माना जा रहा है कि इस फौज को ज़ेलेंस्की क्रीमिया की जंग में उतारने वाले हैं। क्रीमिया अब युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है और अगर क्रीमिया पर बड़े हमले हुए तो ये भी तय है कि रूस यूक्रेन और उसके मददगार देशों पर विध्वंसक बारूदी बारिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कर्च ब्लास्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। कर्च ब्रिज के दोनों ओर लंबा जाम लगा हुआ है। कर्च ब्रिज को आवाजाही के लिए रोका गया है। रूसी सेना की नई टुकड़ी कर्च ब्रिज पहुंची है। ये अभी TV9 भारतवर्ष पर बड़ी खबर देख रहे हैं आप। कर्च ब्रिज के दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि इस वक्त वहां पर आवाजाही को रोका गया है। देखिए, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी के तहत जो अटैक हुआ है उसमें अब एहतियातन ये कवायद की जा रही है। और इस वक्त कर्च ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये लेटेस्ट अपडेट TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स देख रहे हैं। दरअसल जानकारी ये मिल रही है इस वक्त, इस जानकारी के मद्देनजर कि वहां पर कर्च ब्रिज पर जो आना जाना है लोगों का वो पूरी तरह से पाबंदी उस पर है और रूसी सेना की नई टुकड़ी कर्च ब्रिज पहुंच चुकी है। पुतिन के प्रहार से यूक्रेन और नेटो का प्लान F-16 धराशायी हो गया है। 24 घंटे पहले ही रूसी सेना ने कीव पर एक के बाद एक 4 किंजल मिसाइलें दागी और इनमें से 3 हाइपरसोनिक मिसाइलों ने कीव में अपने टारगेट को तबाह कर दिया। और इसी के साथ नेटो का वो विध्वंसक प्लान भी तबाह हो गया जो 1 महीने पहले लिथुआनिया की राजधानी में बना था। सवाल यही है कि आखिर ये प्लान क्या था, उसे पुतिन ने किंजल प्रहार से क्यों भस्म किया? और इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा जो ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। कुछ इसी तरह कीव पर किंजल प्रहार हुआ। हाइपरसोनिक स्पीड से 4 किंजल मिसाइलें कीव में अलग अलग जगहों पर गिरी और इसके बाद यूक्रेन की राजधानी थर्रा उठी।
पुतिन ने जो कुछ किया उससे नेटो का विध्वंसक प्लान तहस नहस हो गया। जो यूक्रेन अब तक किंजल मिसाइलों को मार गिराने का दावा कर रहा था, वही इसका शिकार हो गया। अगस्त 2023 शाम का समय था। युद्ध के हर फ्रंट पर रूसी सेना बारूदी बारिश कर रही थी। इसी दौरान रूसी फौज ने कीव पर 4 किंजल मिसाइलें दाग दी। किंजल अटैक में न सिर्फ कीव में बड़ी तबाही हुई, बल्कि नेटो का वो प्लान भी ध्वस्त हो गया जिसे विल्नियस की बैठक में तैयार किया गया था। 11 जुलाई 2023। ठीक एक महीने पहले लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में 31 नाटो देशों की बड़ी और अहम बैठक हुई थी। 2 दिन यानी 48 घंटे के मैराथन मंथन के बाद नेटो ने रूस पर पलटवार का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इसी बैठक में तय हुआ था कि यूक्रेन को न सिर्फ F-16 फाइटर जेट दिए जाएंगे, बल्कि उसके पायलटों को F-16 उड़ाने और उससे हमला करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन पुतिन ने नेटो के प्लान F-16 के परखच्चे उड़ा दिए हैं। 4 किंजल मिसाइलें दागकर यूक्रेन के साथ साथ नेटो को बहुत बड़ा सदमा दे दिया है। रूस ने यूक्रेन पर हवा में कीव में 4 किंजल मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने रूस की तरफ से दागी गई 1 किंजल मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। लेकिन यूक्रेन का यह दावा झूठ लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पास एक ऐसा एयर डिफेंस नहीं जो किंजल जैसी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। तो कीव में अलग अलग जगहों पर किंजल मिसाइलें गिरी और नेटो का प्लान F-16 भस्म हो गया। इस हमले में एयरफोर्स का वो हॉस्टल भी तबाह हो गया जिसमें F-16 की ट्रेनिंग के लिए चुने गए पायलट्स थे। रूस के किंजल प्रहार से यूक्रेन की राजधानी पूरी तरह से दहल गई है और रूसी फौज ने कीव पर जानकारी है कि बैक टू बैक 4 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। 3 मिसाइलों ने अपने टारगेट को तबाह कर दिया। पहली स्ट्राइक में कीव का सबसे एडवांस एयरफील्ड तबाह हो गया। यहीं पर यूक्रेन को वो 23 पायलट्स मौजूद थे जो F-16 की ट्रेनिंग लेने यूरोप जाने वाले थे। माना यह जा रहा है कि रूस के इस हमले में सभी पायलट्स या तो मारे गए या बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। पुतिन की दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल ने उस अस्पताल को धराशायी कर दिया जहां पर अटैक के बाद पायलटों का इलाज होना था। तीसरी किंजल मिसाइल ने यूक्रेनी एयरफोर्स के रीइंफोर्समेंट डिपो को ध्वस्त कर दिया है और यहां पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का जखीरा रखा हुआ था। सुखोई 24 लड़ाकू विमानों का बेड़ा था। खबर यह है कि हमले में ये सभी तहस नहस हो गए और इस तरह से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो का बहुत बड़ा जख्म उसको मिला है। उनका ऑपरेशन F-16 एक झटके में खत्म हो गया। स्टॉर्म शैडो मिसाइल, सुखोई 24 की तबाही के साथ साथ यूक्रेन के उन पायलटों के भी मारे जाने की खबर है जिन्हें यूरोप में F-16 की ट्रेनिंग मिलने वाली थी। अब यूक्रेन ऑपरेशन F-16 को अंजाम नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास इतने काबिल पायलट ही नहीं हैं। यूक्रेन में F-16 की ट्रेनिंग के लिए पायलट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में अंग्रेजी जानने वाले पायलट्स बेहद कम हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स के पास इतने काबिल और ट्रेन्ड पायलट तक नहीं है जो F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को उड़ा सके। काफी मुश्किल के बाद ज़ेलेंस्की को अपनी पूरी एयरफोर्स में 23 पायलट्स ऐसे मिले थे जो ट्रेनिंग पाने लायक थे। ट्रेनिंग के लिए इन्हीं को यूरोप भेजने की तैयारी थी। ट्रेनिंग से पहले इन पायलट्स को एक ब्रिज कोर्स के लिए कीव के सबसे एडवांस एयरफील्ड में रखा गया था। माना जा रहा है कि पुतिन के हाइपरसोनिक हमले में ये सभी पायलट्स या तो मारे गए या फिर इस कदर जख्मी हो चुके हैं कि अब वो फाइटर जेट नहीं उड़ा सकते। ये वही पायलट्स थे जिन्हें अमेरिका में सिमुलेशन टेस्ट के लिए भेजा गया था। हालांकि यूक्रेन इस सच को छिपा रहा है। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्नेट ने एक बयान जारी कर रूस के किंजल हमले की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने दुनिया को इस बाबत पूरा सच नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि रूसी सेना कीव में मिलिट्री एयरफील्ड को टारगेट करना चाहता था। इसी एयरफील्ड पर F-16 की ट्रेनिंग लेने जा रहे यूक्रेनी पायलट थे। रूस ने एयरफील्ड को तबाह करने के लिए हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें दागी, लेकिन रूसी सेना अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकी। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस के किंजल अटैक को नाकाम कर दिया। ये बयान यूक्रेनी एयरफोर्स का है जो ऐलान कर रहा है कि यूक्रेन ने रूस के किंजल अटैक को नाकाम कर दिया। लेकिन यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने यह दावा किया है
कि किंजल मिसाइल ने वहां की एयरफील्ड को हिट किया। यूक्रेन के सेना प्रमुख वालेरी ज़ालुझनी ने बयान जारी कर कहा कि कीव के इवानो फ्रैंकोविस्क में 3 किंजल मिसाइलें आकर गिरी। यहाँ स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और सुखोई 24 फाइटर जेट्स का बेड़ा था। इसके साथ ही यहीं पर वो पायलट्स भी मौजूद थे जो F-16 की ट्रेनिंग के लिए यूरोप जाने वाले थे। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष ने किंजल हमले की पुष्टि तो की, लेकिन ये नहीं बताया कि किंजल हमले से यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये भी नहीं बताया कि वहां मौजूद 23 पायलट्स का क्या हुआ। खैर, माना यही जा रहा है कि यूक्रेन के 23 पायलट्स या तो मारे जा चुके हैं या बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, और इस तरह पुतिन ने यूक्रेन और नेटो के F-16 प्रोग्राम को एक ही झटके में तबाह कर दिया। तो सवाल यही है कि क्या अब युद्ध में नेटो की सीधी एंट्री होने वाली है? क्या F-16 से नेटो के पायलट रूस पर हमला करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो पुतिन क्या करेंगे? दुनिया की नजर अब इन्हीं सवालों के जवाब पर है। ये जवाब निकट भविष्य में मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन की बारूदी वर्षा का सबसे खौफनाक दौर शुरू हो चुका है। यूक्रेन में एक साथ कई जगहों पर जबरदस्त हमला हुआ है। यूक्रेन की सेना को किसी भी मोर्चे पर संभलने का मौका तक नहीं दिया गया। रूस ज़ेलेंस्की के होम टाउन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है उन्होंने। क्रीवी री में जोरदार धमाके हुए हैं। ज़ेपोरिजिया में भी जोरदार जंग चल रही है। रूस चुन चुन कर यूक्रेन की सेना के ठिकानों को तबाह कर रहा है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की अब हथियारों की कमी के साथ ही सैनिकों की कमी से भी परेशान है। ज़ेलेंस्की ने गुस्से में सेना में भर्ती करने वाले सभी कमांडर्स को बर्खास्त कर दिया है। किंजल और इस्कंदर जैसी शक्तिशाली मिसाइल, ओडैप 500 और फैब 500 जैसे घातक बम, फॉस्फोरस और ग्लाइडर पंप, असॉल्ट राइफल की बुलेट से लेकर टैंक और MLRS, ऐसा कोई हथियार नहीं बचा जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में ना हो रहा हो। बारूद की बरसात में कोई कमी ना रहे, इसलिए रूस की सेना को खुली छूट मिल गई। एरोस्पेस फोर्स, पैराट्रूपर्स तक को पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने के मिशन में उतार दिया है। अंजाम आपके सामने है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की सेना ने तबाही मचा दी है, लेकिन ज़ेलेंस्की को जख्म देने के लिए अब क्रीवी री को टारगेट किया गया है। ये वही शहर है जहां ज़ेलेंस्की का घर है। किसी अज्ञात जगह से रूस ने इसी तरह से एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया और हवा को चीरती हुई भारी भरकम मिसाइल यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुई। मिसाइल से जोरदार धमाका हुआ और यूक्रेन का क्रीवी रीह नाम का शहर सहम गया। धमाका क्रीवी रीह के निप्रोपेट्रोवस्क में हुआ। दावा है कि मिसाइल अटैक में किसी की मौत नहीं हुई। यूक्रेन ने क्रीवी रीह में हुए नुकसान का ब्यौरा भी नहीं दिया है। क्रीवी रीह पर होने वाले हर एक धमाके की गूंज कीव में मौजूद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को बेचैन करती है, क्योंकि यही वो शहर है जहां ज़ेलेंस्की का बचपन बीता है और आज भी यहां उनका घर है। वॉर जोन से आने वाली तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे चंद दिनों में ही यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेक देगा। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार को रोकने के लिए यूक्रेन अपनी ड्रोन पावर का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को घेरने वाले रशियन टैंक्स की तलाश ड्रोन से की जा रही है। कामिकाज़े ड्रोन्स टैंकों से टकराकर धमाके कर रहे हैं, तो वहीं कई टैंकों को ग्रेनेड से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के आगे यूक्रेन का यह पलटवार बेहद कमजोर है। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन पर एक दिन में 80 से ज्यादा हमले हुए हैं। 24 घंटे में 49 MLRS अटैक किया गया है। 24 घंटे में रूस ने 33 बार एयर स्ट्राइक की है। डोनेट्स्क में यूक्रेन के सैनिक रशियन फौज पर लगातार हमले कर रहे हैं। जिस जगह धमाका हो रहा है वो डोनेट्स्क में रूसी सेना का एक हेडक्वार्टर था। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने इस इमारत पर ड्रोन से निगरानी रखी और हाई मार्च से निशाना साधा। यूक्रेन की फौज का एक निशाना तो चूक गया, लेकिन दूसरी कोशिश में रूसी सेना का मुख्यालय तबाह हो गया। बाखमुत में भी यूक्रेन की आर्मी संघर्ष कर रही है। यहां यूक्रेन की सेना ने कामिकाज़ी ड्रोन से T-90M टैंक को नष्ट कर दिया।
रशियन टैंक जंगल के बीच सेफ जोन में मौजूद था, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन कैमरे से बच नहीं सका। ये यूक्रेन के टॉर्स्कॉय की तस्वीरें हैं, जहां रूस की सेना ने एक यूक्रेनी ठिकाने को घेर लिया। रूस के इस ऑपरेशन में यूक्रेन के एक कमांडर को सरेंडर करवाया गया, जबकि यूक्रेन के कई हथियार भी जब्त कर लिए गए। ये 12 अगस्त की तस्वीरें हैं। यूक्रेन में आज का सूरज निकलने के साथ ही आग बरस रही थी, जगह जगह धमाके हो रहे थे। रूस के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन ने अपने कई सैनिक गंवा दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कर्च ब्रिज पर मिसाइल हमले से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट। रूस देर रात कर सकता है जवाबी कार्रवाई। एंगल्स एयरबेस पर एटमी बॉम्बर की हलचल बढ़ गई है। रूस एटमी बॉम्बर से कर सकता है मिसाइल वर्षा। यूक्रेन के दक्षिण में हमले की आशंका है। ये अभी की बड़ी जानकारी आ रही है। खबर ये मिल रही है कि एंगल्स एयरबेस पर एटमी बॉम्बर की हलचल तेज हुई है। रूस में देर रात इस वक्त जानकारी मिल रही है कि वो जवाबी एक्शन की तैयारी कर रहा है और साथ ही रूस एटमी बॉम्बर से ये अटैक कर सकता है। मिसाइल वर्षा होने की खबर आ रही है। यूक्रेन के दक्षिण में हमले की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन पर सर्दी तक कब्जे की रणनीति के तहत रूसी फोर्स बारूदी एक्शन ले रही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन के मददगार शांति बहाली के लिए कदम उठाने की बजाय रूस को उकसा रहे हैं और इस एक्टिविटी में अमेरिका समेत कई यूरोपियन देश शामिल है। लेकिन पहली बार इस उकसावे के खिलाफ रूस ने महातबाही का खुला ऐलान किया है। अब सबसे पहले किस नेटो सदस्य के खिलाफ होगी रूस की विनाशक कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। ये महज एक ट्रेलर है। सच्चाई ये है कि महाविनाशक सीरीज के पहले चैप्टर की शुरुआत भी अभी बाकी है। फैलते जंग के दायरे को देखते हुए दहशत आशंका में सिमट जाती है, लेकिन इन वीडियोस ने आशंका से ऊपर सीधे विनाश के दर्शन कराए हैं। इसलिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आपको बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा कि बारूदी बवंडर के दूसरे सिरे पर शब्दों में रूस ने पहली बार यही ऐलान भी किया है। ऐलान यह है कि अगर रूस यूक्रेन की अदावत में नेटो के सदस्य देश एंट्री कर रहे हैं तो विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर यूक्रेन को हथियार देकर रूस के खिलाफ लड़ने के काबिल बनाने की कोशिश होगी तो यूक्रेन को तबाह करने में रूस बहुत ज्यादा समय नहीं गंवाएगा। और ना ही मददगार देश अब बारूदी तबाही से बच सकेंगे। रूस अपने अगले कदम में उन मददगारों का नाम और निशान भी मिटा देगा। रूस को हथियार सप्लाई तो तय है एटमी तबाही। दरअसल यूक्रेन की बारूदी बारिश से आजिज आए रूस ने अंतिम जंग लड़ने का पूरा मन बना लिया है। ये जंग अब यूक्रेन के महाविनाश के साथ नेटो के मददगार सदस्यों को वॉर जोन बनते दिखाने के लिए होगी। और ये सब होगा आने वाली सर्दी के दिनों में। मुमकिन है कि रूस की इस रणनीति को जमीन पर उतारने वाला मिशन यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि यूक्रेन को होने वाली हथियारों की सप्लाई को पहले रोका जाए। इसीलिए रूस इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसका प्रमाण है रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का बयान। यूक्रेन को जंग में सरेंडर करने की जरूरत है। यूक्रेन के सरेंडर से ही शांति का रास्ता खुलेगा। लेकिन वॉशिंगटन यूक्रेन में शांति नहीं चाहता। ज़ेलेंस्की भी शांति के रास्ते से पूरी तरह दूर है। मेदवेदेव का यह बयान उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है, जो बताता है कि रूस सबसे पहले यूक्रेन को हो रही हथियारों की सप्लाई रोकना चाहता है, ताकि सर्दी तक कीव को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे।
लेकिन दूसरी तरफ नेटो के सदस्यों ने भी तय कर लिया है कि रूस को यूक्रेन में तबाही का बवंडर उठाने के लिए मजबूर किया जाए। इसका प्रमाण है जर्मनी की तरफ से हुआ यूक्रेन को मदद का ऐलान। यूक्रेन को नया हथियार टॉरस मिसाइल। आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेन ने ही जर्मनी से टॉरस के EPD-350 मिसाइल की मांग जर्मनी से की थी और जर्मनी इस मांग को पूरी करने के लिए तैयार हो गया है। जिससे रूस के सर्दी वाले प्लान को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि रूस जर्मनी के इस कदम से ना सिर्फ नाराज है बल्कि जर्मनी के खिलाफ एक्शन के लिए भी तैयार है। रूस की जर्मनी से नाराजगी देखने से पहले इस मिसाइल ने रूस को क्यों उकसाया, इसे जान लीजिए। जर्मनी की टॉरस के EPD-350 मिसाइल 5 मीटर लंबी है। इसका वजन 1.4 टन है। इसे एयर टू सरफेस फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल 1170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरकर 500 किलोमीटर तक लक्ष्य खोज सकती है। इसके अलावा ये मिसाइल सिर्फ 35 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है, इसलिए रडार सिस्टम के लिए इस मिसाइल का पता लगा पाना असंभव हो जाता है। यानी तकरीबन आवाज की गति से उड़ान भरने वाली जर्मनी की टॉरस मिसाइल बेहद अत्याधुनिक हथियार है, जो GPS टेक्नोलॉजी से रूस के अंदर भी लक्ष्य तलाश कर 400 किलोग्राम तक का धमाका कर सकती है। यही वजह है कि जर्मनी के खिलाफ रूस ने बारूदी तैयारी शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई की तैयारी के तौर पर रूस ने अपनी सरमत 2 मिसाइल की तैनाती दिखा दी है। जी हां, 2022 में सर्विस में लाई गई सरमत 2 मिसाइल बेहद भारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 35.5 मीटर लंबी और 3 मीटर व्यास वाली ये मिसाइल 208 टन वजन ढोने में सक्षम है। रूस की ये मिसाइल एक साथ 10 IMRV और 16 वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह मिसाइल थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड के साथ 18,000 किलोमीटर की उड़ान भरकर टारगेट हिट करने में भी सक्षम है। यानी रूस ने जर्मनी को बता दिया है कि उसे रोकने के लिए ऐसे हथियार का इस्तेमाल हो सकता है जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर एक साथ 16 जगहों पर न्यूक्लियर धमाके कर सकता है। यानी जद में सिर्फ जर्मनी नहीं, पूरा यूरोप है। और ये इशारा दिया है रूस के वरिष्ठ जर्नलिस्ट व्लादिमीर सोलोवियोव ने। मतलब साफ है कि जर्मनी भी रूस के लिए अवैध देश है, जिस पर हमले के लिए रूस स्वतंत्र है। यानी यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने के लिए जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं, वो जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों को पुतिन के टारगेट पर दिखाते हैं। ये देश फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया हो सकते हैं। हालांकि रूस की इस तैयारी को पेंटागन भी भांप चुका है, इसलिए पेंटागन ने भी तैयारी का नया दौर शुरू कर दिया है। इस दौर में यूक्रेन समेत नेटो के सदस्य पश्चिमी देशों को एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला ले लिया गया है। मतलब साफ है कि अब जंग का भविष्य न सिर्फ नेटो बनाम रूस होगा, बल्कि वहां विनाश भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेपोरिजिया फिर जल रहा है। शुक्रवार को रूस के मिसाइल हमले के बाद यहां जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। रूस के मिसाइल अटैक में नेटो के सैनिकों की मौत के बाद डर यह है कि यहां नेटो रूस से बदला ले सकता है। माना जा रहा है कि नेटो की मदद से यूक्रेन रूस पर बड़ा पलटवार कर सकता है। ज़ेपोरिजिया प्लांट के आसपास भीषण जंग छिड़ने से यूरोप समेत दुनिया के कई देश डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ज़ेपोरिजिया प्लांट को नुकसान पहुंचा तो रेडिएशन की जद में आकर कई और देश भी तबाह हो सकते हैं। यूक्रेन के सबसे संवेदनशील युद्ध क्षेत्र का ये सबसे नया बारूदी दृश्य है, जो बेहद भयावह है। ज़ेपोरिजिया के आसमान से गुजर रही इस मिसाइल ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और कई लोगों की आंखों के सामने हुआ जोरदार धमाका। अब इस धमाके में जंग के और ज्यादा भयानक होने की आहट है। यूक्रेन और रूस की सेना के बीच यहां जबरदस्त जंग हो रही है। रूस ने जिस होटल को टारगेट किया, उसमें नेटो के सैनिक और अफसर मौजूद थे। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस के मिसाइल अटैक में नेटो के कई सैनिक मारे गए हैं। रूस ने नेटो के अफसरों को मारने के लिए ही मिसाइल अटैक किया था। नेटो अब अपने सैनिकों की मौत का बदला ले सकता है।
विध्वंसक तैयारी के बीच अब रूसी आर्मी ज़ैपोरिज़िया के कोने कोने में बारूद बरसा रही है। मोर्टार और तोपखाने से बारूद बरसाते हुए एक के बाद एक गांव को कब्जा कर आगे बढ़ रही है। तब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन में महाविध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या बिना बम फटे ही यूक्रेन में एटमी तबाही आने वाली है? क्या दुनिया सदी की पहली न्यूक्लियर त्रासदी से साक्षात्कार करने वाली है? ज़ैपोरिज़िया की जंग इतनी भीषण हो चुकी है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा धमाका हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट नंबर 4 से एटमी लीकेज शुरू हो चुका है। लीकेज का असर कुछ ही दिनों में नजर आने लगेगा। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं, जो यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में 9वां सबसे बड़ा प्लांट है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हुआ और रेडिएशन निकला तो एक बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी। एक अनुमान है कि चेरनोबिल में हुए हादसे से भी 10 गुनी बड़ी तबाही आएगी। जिस तरह से ज़ैपोरिज़िया और वहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास का इलाका नया युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है, उससे भीषण तबाही की आशंका बढ़ती जा रही है। बिना बम मिसाइल फटे ही करोड़ों मौत की आशंका जताई जा रही है। खतरा फिलहाल यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है, इसलिए नेटो समेत IAEA की भी ज़ैपोरिज़िया पर नजर है। क्योंकि अगर ज़ैपोरिज़िया में विस्फोट का चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो इसका जहर कहां-कहां तक पहुंचेगा, ये कोई नहीं जानता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर मारियाना वजरिन का दावा है कि रेडिएशन हवा के दिशा पर निर्भर है। रूस, यूक्रेन और पड़ोसी देशों समेत करीब 20 पश्चिमी देशों में रेडिएशन फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कर्च ब्रिज पर हमले के बाद कीव में रेड अलर्ट की जानकारी मिल रही है। रूस के टारगेट कीव के डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं और मंत्रालय की इमारतों पर हमलों की आशंका बढ़ गई है। कीव सरकार के VIP सुरक्षित ठिकानों पर ले जाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया तो उन्होंने कांग्रेस पर देश की अखंडता को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कच्चा तीवू द्वीप का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने भारत का यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया। प्रधानमंत्री ने इस घटना का जिक्र किया, लेकिन पूरी कहानी क्या है, द्वीप कैसे श्रीलंका को मिला और इस द्वीप की अहमियत आखिर है क्या, इसके लिए एक रिपोर्ट देखिए। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे कि कच्छ तीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है, इतनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने संसद में कच्चा तीवू का जिक्र किया और सोशल मीडिया, देश के समाचार पत्रों में ये शब्द छा गया। सोशल मीडिया से लेकर देश के गली मोहल्लों तक कच्चा तीवू द्वीप की चर्चा आम हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कच्चा तीवू द्वीप देकर कांग्रेस ने देश का एक हिस्सा तोड़ दिया। एक कच्छ तीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सवाल उठे कि कच्चा तीवू द्वीप का विवाद क्या है, भारत का हिस्सा श्रीलंका को कैसे मिला, इंदिरा सरकार ने श्रीलंका को द्वीप क्यों दिया, इस द्वीप का भारत के लिए महत्व क्या है। तमिलनाडु का धनुषकोडी भारत की जमीन का अंत माना जाता है।
इसके बाद श्रीलंका की सीमा शुरू होती है, लेकिन 1976 तक सच कुछ और था। रामेश्वरम के धनुषकोडी और श्रीलंका के जाफना के बीच है कच्चा तीवु द्वीप। कच्चा तीवु द्वीप धनुषकोडी से 30 किलोमीटर दूर है। ये 1976 तक भारत का हिस्सा था। ये द्वीप 285 एकड़ का है। प्रधानमंत्री ने संसद में इसी द्वीप का जिक्र किया। अब इस द्वीप का राजनीतिक इतिहास जानिए। ब्रिटिश शासन में कच्चा तीवु द्वीप पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। 1921 में इस पर अधिकार का विवाद छिड़ा। अंग्रेजों के कब्जे वाले श्रीलंका ने द्वीप को अपना बताया। सर्वे में अंग्रेजों ने इसे श्रीलंका का क्षेत्र घोषित कर दिया। भारत ने अंग्रेजों के फैसले का विरोध किया। भारत ने इस बात के सबूत भी दिए कि 17वीं सदी तक ये मदुरई के राजा रामानंद के राज्य का हिस्सा रहा है। 1947 तक इस पर विवाद जारी रहा, लेकिन कच्चा तीवु द्वीप को आजादी के बाद भारत का हिस्सा माना गया। ओरिजिनली कच्छतीव बिलोंग टू रामनाड किंगडम। वो उनका ओनरशिप है, रामनाड किंग का ओनरशिप है। वो रामनाड वाज मदुरई डिस्ट्रिक्ट बिफोर द ब्रिटिश रूल। सब्सिक्वेंटली ब्रिटिश रूल में इट बिकेम पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। द्वीप सामरिक आर्थिक महत्व का था और इसका उपयोग मछुआरे मछली पकड़ने के लिए करते थे। हालांकि इस द्वीप पर श्रीलंका लगातार दावा जताता रहा। छब्बीस जून 1974 को कोलंबो में और 28 जून 1974 को दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच इस द्वीप के बारे में बातचीत हुई। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमोव भंडारनायके थी। 1974 से 1976 के बीच भारत श्रीलंका के बीच 4 समुद्री सीमा समझौते हुए। इन समझौतों के तहत कच्चा तीवु द्वीप कुछ शर्तों के साथ श्रीलंका को सौंप दिया गया। तब इंदिरा गांधी ने द्वीप को बिना रणनीतिक महत्व वाली चट्टान कहा था। शर्त ये रखी गई थी कि भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकेंगे। द्वीप पर बने चर्च में भारत के लोग बिना वीजा के जा सकेंगे। हालांकि इस समझौते का तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने तीखा विरोध किया था। सवाल ये कि आखिर ये द्वीप बिना संसद की मंजूरी के श्रीलंका को क्यों दे दिया गया? कच्छतीव का जरूर इंदिरा गांधी ने मुफ्त में दे दी ना, बिना पार्लियामेंट का। वो कानून को उल्लंघन हुआ है। दर्शकों को ये जरूर बताना चाहता हूँ, मछुआरों को बहुत हेल्पफुल है। तमिल मछुआरों को, इंडिया में जितना मछुआरा है वो रोज जा करके मछुआरा मछली पकड़ करके कच्छतीव को यूज करते थे। कच्चा तीवु द्वीप पर तभी से विवाद जारी है। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में समझौते के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। साल 2011 में जयललिता ने एक बार फिर से विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया। तमिलनाडु सरकार आज भी कच्चा तीवु द्वीप वापस लेने के लिए पीएम मोदी से प्रयास करने की अपील कर रही है। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवु वापस ले आइए। लेकिन इस द्वीप की वापसी की राह आसान नहीं है। हाँ, वापस ले सकता। कैसे? आई विल टेल यू। इंडिया is now helping Sri Lanka in many ways. India has given almost $1 billion worth money to them as loan. Besides, India is also giving lot of other help. Central government is giving.
राइस कमोडिटीज वगैरह, वो सब दे आर गिविंग ऑल दोस. सो नाउ देयर इट्स अ टाइम टू have the give and take policy of pressurizing or pressing the Sri Lankan government at the right time. कच्चा तीवू द्वीप तमिलनाडु के लिए बड़ा मुद्दा है. मछुआरों के लिए यह क्षेत्र खजाने की तरह है. आर्थिक नुकसान के साथ साथ अब ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है. उत्तरी श्रीलंका में चीन का दखल बड़े पैमाने पर है. चीन की नजर कच्चा तीवू द्वीप के मछली संसाधन पर है. श्रीलंका में चीन बड़े पोर्ट बना रहा है. भारत की सीमा से 30 किलोमीटर दूर इस द्वीप पर चीन अपना सामरिक ठिकाना बना सकता है. जिस द्वीप को 1976 में बिना रणनीतिक महत्व वाली चट्टान कहा गया था, आज वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो गया है. ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष.